नमस्कार। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा अपना परिचय दूं। मैं पिछले 50 वर्षों से हरियाणा में पत्रकारिता कर रहा हूँ। हरियाणा की राजनीति में मैंने 3 किताबें लिखी। लालों के सपने में किससे, जिसकी प्रशंसा खुशवंत सिंह ने भी की। वो जी पत्रकारिता क्यों और कैसे, और गुस्ताखी माफ हरियाणा। अब हम मुख्य उस पर आते हैं कि अमित शाह पिछले दिनों पंचकुला आए थे और उन्होंने बोल दिया स्पष्ट तौर पे कि चुनाव तक मुख्यमंत्री ही रहेंगे नायब सिंह सैनी, और यही हमारा चेहरा होगा चुनाव में। उनका कहने का मतलब था कि चुनाव तीसरी बार भाजपा अगर सत्ता में आती है तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा उन्होंने स्पष्ट बोल दिया। और ऐसा बोल के उन्होंने भाजपा में काफी लोगों के दिल की धड़कनें तेज कर दी। अब भाजपा में काफी लोग, सुभाष बराड़ा, धनखड़, ओम प्रकाश और मन्नू, ये सोच रहे थे भी जाट कार्ड के चक्कर में शायद उनका नंबर लग जाए। हालांकि ये तीनों लोग विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और जाटों में इनका कोई लंबा चौड़ा असर नहीं है। और एक उम्मीद तो होती है, मतलब के इधर काफी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। अनिल विज को भी उम्मीद थी कि शायद मतलब के नए हालात में उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। रामविलास शर्मा, काफी लोगों को उम्मीद लगी थी। लेकिन अमित शाह ने एक ही झटका में सर्जरी करके सबको शांत कर दिया और बता दिया कि नायब सिंह सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जी और बंसल मेरा बंसल मानना है साहब, कि आपने कहा कि जी जी बंसल साहब, बंसल साहब, आपने कहा कि इस बार सर्जरी कर दी है अमित शाह ने हरियाणा हरियाणा में में। जितने जितने भी के सीएम के फ्रंट रन फ्रंट थे रन थे सभी को सभी घर को बैठा घर दावेदार थे। बैठा दिए, हाँ जी, घर बैठा दिए। तो हाँ जी। तो दूसरा दूसरा सवाल ये सवाल ये बनता है, क्या कांग्रेस हाईकमांड भी ऐसी कोई सर्जरी तो नहीं सर्जरी कर तो नहीं देगी। कर देगी? इसी में मैं बताऊँ आपको, इसी में पहले इसको थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। तो अमित शाह ने बड़ा, वो राजनीति के चाणक्य तो है, मतलब के ये बड़ा सोची समझी रणनीति के तहत किया है। क्योंकि नायब सिंह सैनी को, मनोहर लाल को उठाकर मुख्यमंत्री बनाया गया था और अभी तक कुछ समय पहले तक यह आभास था कि वो डमी है। उन्होंने ये कह के आभास दिया कि वो डमी नहीं है, वो पूरे पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री है। और डमी जब तक उनका प्रभाव था, ब्यूरोक्रेसी भी उनकी मान रही थी। अब चूंकि अमित शाह ने बोल दिया कि यही उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के, ब्यूरोक्रेसी भी उनकी सुनेगी और उनका व्यक्तित्व निखर के आएगा। तो उन्होंने सभी को, वर्करों को भी, नेताओं को भी और ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दे दिया है कि मेरी तरफ से, मोदी की तरफ से यही हमारे उम्मीदवार है और यही सब कुछ है, इन्हीं के पास सुनिए। तो तो आपका आपका बंसल ये साहब कहना ये है, कहना है कि ये कह ये के कह के अमित शाह अमित ने शाह ने ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी को किया मैसेज है दिया कि है जो कि जो भी ऑर्डर ऑर्डर ब्यूरोक्रेसी को मैसेज सीएम दिया। को आएगा, धीरे स्लो धीरे नहीं स्लो तो नहीं तो ठप हो गई। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो देख लेती है अगर मुख्यमंत्री कमजोर है या बदला जाएगा तो फिर वो ना आंखें फेर लेते हैं, मतलब के। अमित शाह ने क्लियर बोल दिया कि यही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और तीसरी बार हम सत्ता में आ ही रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी उनकी बात को ज्यादा तवज्जो देगी। तो तो आप आपका ये कहना है कि, लेकिन तो इससे एक जो एक दूसरे है ग्रुप है, रामविलास रामविलास शर्मा है, शर्मा है, कैप्टन कैप्टन अभिमन्यु है, अभिमन्यु है, सुभाष सुभाष बराड़ है, बराड़ है, अनिल विज है। अनिल विज है, इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा, ये इनको असेंबली की टिकट मिलेगी, मतलब के जीत गए तो मंत्री बन जाए ज्यादा। अच्छा और और अच्छा, और उन्होंने जो उन्होंने अमित शाह ने एक तरह से ये अपना नायब सिंह सैनी को घोषित करके उनको मनोहर लाल की छाया के नीचे से भी निकाला है। क्योंकि मनोहर लाल एक बट वृक्ष बन गए थे जिनके नीचे कोई उभर नहीं सकता था, और नायब सिंह सैनी भी उन्हीं के शिष्य रहे। तो अभी तक ये प्रभाव था कि मनोहर लाल ही सब कुछ है और ये तो उनके डमी है। अब अमित शाह ने उस डमी के दाग को भी धो दिया, यही सब कुछ। ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दे तो दिया, वर्करों को मैसेज दे दिया। और पार्टी के जो नेता राविंद्रजीत भी थे, उनको भी उम्मीद थी कि भाई दक्षिण हरियाणा से काफी वोटें मिलती हैं, एमएलए बनते हैं, शायद इस बार उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाएगा। उन सबके दावों को ठुकरा दिया और सबको कहा कि एकजुट होकर इनके नेतृत्व में आपको चलना। तो क्या तो क्या ओबीसी वोट बैंक को साथ पाएंगे? देखिए, वो एक अलग बात है कि पार्टी सत्ता में आती है या नहीं आती है, लेकिन इसका कुछ फर्क पड़ेगा। नायब सिंह सैनी ओबीसी वर्ग से आते हैं और पंजाबी, जहाँ 2 साल मुख्यमंत्री रहा, 2.5 साल मनोहर लाल जी, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। अहिरवाल से इंद्रजीत को बना दिया, कृष्णपाल गुर्जर को बना दिया। बीजेपी की जो सारी नीति है जाट नॉन जाट पर आधारित है। उनको पता है कि जाट वोट नहीं आएंगे चाहे कुछ भी कर दे। उनके जो जाट देता है, धनखड़ है, बराला है या अभिमन्यु है, उनका कोई लंबा चौड़ा जनाधार नहीं है। एक जाट नेता वीरेंद्र सिंह थे, वो तो खैर पार्टी छोड़ ही चुके हैं, मतलब। अब नई नई किरण चौधरी आई है पार्टी में, उसका भी तो शाम को छोड़ जी। के लंबा चौड़ा कोई जनाधार नहीं है। तो बीजेपी की सारी फोकस नॉन जाट बतों पे है, उनके ध्रुवीकरण पे है। गुर्जर मंत्री बना दिया, अहिर बना दिया, पंजाबी बना दिया केंद्र में, यहाँ पे सैनी बना दिया मुख्यमंत्री।
और किसी गैर जाट को या ब्राह्मण को या दलित को वो पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे। ऐसा करके वो प्रदेश के जो 30% जाटों को छोड़ के 70% जो कम्युनिटीज है उनको जोड़ के वो चुनाव मैदान में उतरने वाले। जहां तक ओबीसी राजनीति की बात करें बंसल साहब, तो आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत जो है हरियाणा में बैकवर्ड क्लास है? जैसे कि आंकड़ा है 29%, 30% के करीब ओबीसी का आंकड़ा है हरियाणा के अंदर। कि हरियाणा में बैकवर्ड क्लास की जो राजनीति है, हाँ जी, हरियाणा में करीब 29 या 30% हाँ जी, बीसी है। लेकिन ये ठीक। बीसी हिंदू बीसी भी हैं, सिख बीसी भी हैं, मुस्लिम बीसी भी हैं। अगर हम इसमें सिख बीसी, एयर भी आते हैं। सिख सिख बैकवर्ड को, वो हिंदू बीसी में आ गए। अगर हाँ हम जी, सिख बीसी और मुस्लिम बीसी को निकाल दें तो करीब 22% बैकवर्ड क्लास बन जाते हैं। हाँ जी, और जैसे कि राव इंद्रजीत एक बड़े नेता हैं और हाँ। ये पद ना देने से वो भी नाराज होंगे। तो क्या बीजेपी को इतना बड़ा फायदा देखिए, होगा नायब सैनिक को प्रोजेक्ट करने जहाँ से? तक इंद्रजीत की बात है, भाजपा ने कई मुख्यमंत्री ने बनाएगी, क्योंकि भाजपा हमेशा जो भाजपा का वर्कर है या संघ का व्यक्ति है उसी को बनाएगी। इंद्रजीत के साथ ये सबसे बड़ा नुकसान है, वो भाजपा से संघ के नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। और जहां तक बात इंद्रजीत की है, इंद्रजीत इस टाइम राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है। उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी बेटी आरती राव को अपनी विरासत देकर स्थापित करना है। तो भाजपा हालांकि परिवारवाद में कहती है टिकट नहीं देंगे, पर लेकिन वो मजबूरी में उनकी बेटी आरती राव को टिकट दे देगी और उनको मंत्री भी बना देगी, मतलब कि इसमें राव साहब संतुष्ट हो जाए। लेकिन जो बात राव साहब में थी, क्या वो बेटी में है? क्या वो स्पार्क है? क्योंकि राव साहब का अपना एक तरीका था, पुराने राजनेता हैं, देखिए, लोगों के चेहरे को वो एक अलग पहचानते बात थे। है। बेटी में वो स्पार्क नहीं है, पर राजनीति तो भाग्य की बात होती है। लंबे समय से इंद्रजीत मंत्री है सिर्फ, भाग्य में मुख्यमंत्री पद नहीं लिखा। मुख्यमंत्री तो एक ही बनता है। मनोहर लाल जी बन गए, जैसे पहली बार एमएलए बने, सीएम बन गए, पहली बार एमपी बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए। भाग्य का भी बड़ा खेल होता है। जी। अगर हम दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ आए तो मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से अमित शाह ने सर्जरी कर दी है हाँ जी, हाँ। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के प्रत्याशियों की, हाँ जी, कैंडिडेट्स हाँ। की, फ्रंट रनर्स की, क्या कांग्रेस हाईकमांड ऐसी कोई सर्जरी करने के मूड में है पोस्ट इलेक्शन, देखिए, अगर आप मैंडेट देखिए, आता है तो? अभी राहुल ने मीटिंग बुलाई थी सभी की, नेताओं की, और उनको बोला कि आपस में तुम यहाँ बैठ के कुछ भी करो, पार्टी के मंच पे, बाहर सार्वजनिक मंच पे अपने मतभेद ना करो। और जो बावरिया साहब ने कहा कि हम मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं करेंगे, वो एक तरह से उन्होंने शैलजा को और भूपेंद्र हुड्डा को मैसेज दिया। दोनों ही दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री पद मैं बनूंगा। हुड्डा तो बड़े श्रूड हैं, वो खुद कभी नहीं कहते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो कहते सरकार आई कांग्रेस की। लेकिन वो अपने चेले जयप्रकाश से कहलवा रहे हैं कि हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अभी शिवशंकर भारद्वाज एमएलए रहे जो भिवानी से, उन्होंने भी कहा हुड्डा साहब के नेतृत्व में सेम सरकार बनेगी। लेकिन शैलजा तो खुलेआम कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूँ, मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार। इधर हुड्डा साहब का बेटा दीपेंद्र भी कहता रहा चुनाव में कि दिल्ली के माध्यम से सत्ता आएगी। मतलब कि जो आईटी सेल है दीपेंद्र हुड्डा का, उनके जो समर्थक है वो अति उत्साही है, वो हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री उत्साहित करे। तो दीपक बावरी ने जो कहा कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, वो शैलजा और मुख्तार हुड्डा पर रोक लगाई है कि आप इस बात को छोड़िए, मुख्यमंत्री पद का फैसला बाद में हो जाएगा, पहले मिलजुल कर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंको और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाओ। और ये थोड़ा बहुत मैसेज रणदीप सुरजेवाला को भी है। देखिए, किरण चौधरी भी सीएम की दावेदार थी, लेकिन वो तो बेचारी अपना हुड्डा से तंग आकर कुछ भी कहो भाजपा में चलेगी और वो एमएलए बन जाएगी या मंत्री बन जाएगा, उसमें संतुष्ट हो गई है, इसलिए राजनीति में समझौता कर दिया। अब रही बात रणदीप सुरजेवाला की, सुरजेवाला बड़ा शुरू पॉलिटिशियन है, वो खुलेआम कभी दावा नहीं कर रहा है मैं मुख्यमंत्री दावेदार हूँ। लेकिन वो भी उम्मीद करता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई हरियाणा में, उसकी राहुल गांधी से बड़ी प्रॉक्सिमिटी है, तो शायद उसका तुक्का लग जाए। लेकिन हुड्डा और शैलजा तो खुलेआम डेली या ये दोनों ये कहने के भाजपा के खिलाफ कोई, उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई अग्रेसिव आंदोलन चलाने के, इनका सारे समय ये बयान देने में लगता है कि भी मैं सीएम बनूंगी। और मैंने तो इनका नाम रखा ट्विटर सीएम हुड्डा और शैलजा। कोई समस्या उठाते नहीं, रोज सीएम बन के सोते हैं, मतलब कि कोई भी समस्या होती है उस पर ट्वीट कर देते हैं, बस ट्वीट करके। अरे हरियाणा की जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं, आरजेडी वाला भी है, आम आदमी भी है, वो ट्विटर की भाषा नहीं समझते। यहाँ के लोग तो देवराज जैसा नेता खाड़ को चाहता है जो अग्रेसिव आंदोलन करे, वाला जो सड़कों पे आ जाए सरकार के खिलाफ, उसको कहता है ये बंदा एंडी पड़ा है, इसको सीएम बनाएंगे। ट्विटर पे कौन जाता है? बंसल साहब, इसमें दो तीन मूलभूत सवाल उठते हैं कि लोगों की हाँ, आवाज क्या, कांग्रेस में किसको मुख्यमंत्री,
बनाया जाए? लोगों की आवाज क्या है? किसकी? लोगों की आवाज क्या है? पब्लिक जनता क्या चाहती है? देखिए, लोगों की तरह अलग अलग, देखो मैं कहता हूँ आपको, लोगों की आवाज कोई मैटर नहीं करती। 2005 में ज्यादातर विधायक भजनलाल के साथ थे। सोनिया गांधी ने हुड्डा को सीएम बना दिया, तो लोगों ने नैरेटिव बना दिया भाई हुड्डा ने बनना ही था, भाई सोनिया का खास है और माथुराम का पोता है, रणबीर फ्रीडम फाइटर का बेटा है। और अगर मान लो भजनलाल को बनाते, कहते वही लोग कहते हैं भाई एनडी पड़ा है, दल बदल का पीएचडी सारे ठिकाने लगा दिए। शैलजा को बनाते भाई बननी थी, दलबीर की छोरी बननी थी। वीरेंद्र को बनाते भाई छोटराम का नाते उसने बनना था, लोगों का कोई लंबी चौड़ी राय नहीं है। हाँ, जो जिसके क्लोज है, जैसे रोहतक के लोग हैं, उनकी इच्छा है हुड्डा सीएम बने, जो शैलजा के समर्थक है उनके शैलजा बने, रणदीप के जी जी समर्थक जी। होते थे रणदीप बने, कोई फर्क नहीं। अजय और बंसल अजय साहब। यादव, वो भी अजय यादव भी ओबीसी सेल के नेशनल प्रेसिडेंट, हालांकि उनको टिकट नहीं मिली। उनको भी उम्मीद है शायद ओबीसी कार्ड चल जाए, मतलब यहाँ नायब सिंह सैनी है तो उसकी कार्ड के लिए कोई मुख्यमंत्री बना दे, तो उनके जो समर्थक है वही कहते जी हैं वो बंसल बने। साहब, बंसल साहब, इसमें सवाल ये भी है, कांग्रेस अगर शैलजा को प्रोजेक्ट क्या इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं कर सकती कि जाट नाराज हो जाएंगे, और हुड्डा को इसलिए नहीं करती कहीं एससी समाज गैर नाराज जान ना हो? गैर जान उन्होंने कांग्रेस ने बड़ा रणनीति के तहत एक फैसला किया है कि मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं। ये अलग बात है कि जब हम लोग चुनाव में कांग्रेस के विधायक बहुमत में आ जाते हैं तो राहुल गांधी जिसे भी चाहेगा वो बन जाएगा। शैलजा को चाहेंगे, हुड्डा को चाहेंगे, या वो सत्सिंह को भी चाहे उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। 6 महीने के लिए बना देंगे, उसके बाद चुनाव करा देंगे। जी। ये हो सारा सकता है उनके आपके दांव। मुंह पे सरस्वती बैठी हो इस समय। देखिए, आप तो मुझे बना दे, मैं कहता हूँ मुझे मैं कह रहा किसी को बना। जी। अच्छा बंसल साहब, इसमें बिल्कुल सही बात है कि उनको पूरी सभी जो जमात है उनका सपोर्ट चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो हाँ जी, हाँ एक और नया डेवलपमेंट हरियाणा में देखने को आ रहा है। जी, लोकसभा हाँ। चुनाव से कांग्रेस वाले दीपेंद्र हुड्डा संविधान की कॉपी लिए फिरते हैं, बाबा साहब हाँ, से प्रेम दिखाते हैं, फोटो रिलीज होता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो उस समय दलित समाज का कोई याद देखिए नहीं ये आता। बड़ा 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 हौसला है। अभी नायब सिंह सैनी ने दलितों को पलट दिए, उनके सामने बयान दे दिया तो मैंने दे दिए थे, तो तूने दे दिए तो कब्जा क्यों नहीं दिलवाया? उनके सामने खुद चैलेंज किया कि ये मैंने दे दिए थे मैंने अपने कार्यकाल में, भाई आप भी 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, देने का क्या है, आप क्यों देने का क्या है, आपने कब्जा क्यों नहीं दिलवाया? तो कहते हैं ब्याह के सारे गीत अच्छे नहीं होते, सही नहीं होते, मतलब कि तो कहना कुछ और होता है, करना कुछ और। जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हो, आप हुड्डा साहब देखो, हमेशा हुड्डा साहब को गैर जाटों ने नेता बनाया। वो लोकसभा चुनाव भी जीते थे केरल के मुकाबले में, शहरी इलाके रोहतक और कन्नौज के उससे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी क्या मजबूरी रही, उन्होंने कहा मैं जाट पहले हूं मुख्यमंत्री बाद में, ताकि जी। जाटों को नेता बन जाए। हम्म। तो बंसल साहब, आप ये ये अलग कह बात रहे है। हैं, जी, आप ये कह रहे हैं कि लोग किसको चाहते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं अगर पार्टियां नहीं सुनेंगी तो शायद आज जो कांग्रेस हाईकमांड है वो इस पोजीशन में नहीं, इतना स्ट्रोंग नहीं है कि वो लोगों की विल के अगेंस्ट जाकर के बनी बनाई सरकार को बिगाड़ दे। मान लीजिए कल को 60 विधायक कांग्रेस के आ जाते हैं और हुड्डा को हाँ चीफ जी, मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, तो क्या स्टेबिलिटी रहेगी कांग्रेस पार्टी की? देखिए मेरी मेरी बात सुनिए, किसी भी विधायक में अगर सरकार आ जाती है, विधायक आ जाते हैं, कोई विद्रोह नहीं करे, जिसको बना देंगे मान लेंगे। सबको पता है राज आया बड़ी मुश्किल से, 10 साल बाद राज आया तो सबको हिस्सा मिलेगा। कोई मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना, कोई चेयरमैन बनेगा, कोई कुछ बनेगा, सरकार के पास बहुत सारे हो जाते हैं। कोई विद्रोह नहीं करेगा, सब चुपचाप रिकॉन्साइल करेंगे। और ऐसा है ना हुड्डा में ना शैलजा में, किसी में भी पार्टी से खिलाफ विद्रोह करने की क्षमता नहीं। बेशक जी। आला कमान उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के टाइम में था, इतना कमजोर भी नहीं है। हाँ, जब सरकार ना बनी फिर झगड़ा होगा, फिर सारे लड़ेंगे एक दूसरे। सरकार बन जाए कोई लड़ता, सबको होता है सरकार बनी यार, जितना हिस्सा मिलता है उतना सालो मजे करो। बंसल साहब, हमारे पास आखिरी के 5 मिनट बचे हैं। इस हाँ पांच जी, मिनट में मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के दिन हरियाणा में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नायाब सैनी है, हाँ जी, कांग्रेस के पास कोई डिक्लेयर्ड कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुमारी शैलजा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रणदीप सुरजेवाला है। इनमें से किसका दाव लगेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। ये चुनाव के बाद, ऐसे में चुनाव के बाद। मतदाताओं पे क्या असर होगा? उनके पास अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। देखिए मैं मानता हूँ, देखो मतदाता ये तो चाहते हैं कि साढ़े 9 वर्ष में जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां थी, या प्रॉपर्टी आईडी होती, तहसीलों में करप्शन था, बैड गवर्नेंस था, बड़ी भारी नाराजगी थी उनका। वो चाहते हैं कि भाजपा सत्ता से हटे
और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। वो ए की बने बी की बने उसको संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये पक्का चाहते हैं कि ये जो हुड्डा साहब है, शैलजा है, आपस में अभी ना लड़े, मिलजुल के। उनका अर्जुन से तात्पर्य की आग निशाना था, तो भाजपा को सत्ता से हटाना ही उनका निशाना होना चाहिए। उसको उठाने के बाद जहाँ मुख्यमंत्री पद की बात आएगी, वो आपस में बैठ के तय कर दे, मतलब आला कमान तय कर दे, या लौटे निकाल दे, या रेजो फैंड हो जाए, या मतदान हो जाए, जो भी तरीका हो वो हो जाए। जी। और कल रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है कल प्रोग्राम था, 2 दिन लगातार वो धन्यवादी दौरे पे हाँ जी, आए, तो उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री बनाने के दावे कर रहे हैं। तो क्या दीपेंद्र देखिए सिंह हुड्डा मैं का भी कहता हूँ मौका कि लग सकता है? देखिए मैं तो देखो, हर पिता की इच्छा होती है अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की। हुड्डा साहब की इच्छा है, कोई बुराई नहीं इसमें। भजलाल ने अपने बच्चों को किया, देवलाल ने अपने बच्चों को किया, सभी लोगों ने। मनोला का कोई बच्चा है नहीं, वो किसको करते हैं मतलब के। तो हुड्डा साहब भी मतलब एज के हिसाब से उनके पड़ाव पे राजनीति के, वो चाहते हैं उनके रहते रहते उनका बेटा सीएम बन जाए, तो उसके बाद चांस नहीं लगेगा। तो उसमें कोई बुराई नहीं वो कर रहे हैं। तो हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के साथ क्या दिक्कत है? उनके साथ एक उनकी आईटी टीम है और 200 लोगों का एक ग्रुप है, यंगस्टर है। उनको उम्मीदें हैं कि दीपेंद्र सीएम बनेगा, जैसे उनके पिताजी लोग सीएल दी थी, नौकरियां दी थी, बड़े बड़े फायदे हुए थे, उनको बड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि उनके साथ, दीपेंद्र के साथ उनकी टीम की सीधी अटैच है। वही ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, वही ज्यादा प्रचार कर रहे हैं कि दीपेंद्र सीएम बने। दीपेंद्र हुड्डा की आईटी टीम इस बात का ज्यादा प्रचार, बड़े वीडियो आ रहे हैं, रील आ रही है, दीपेंद्र बनेगा सीएम, ये करेगा वो करेगा। सीधी सी बात है, जब तक भूपेंद्र हुड्डा बैठे हैं तो दीपेंद्र कैसे बनेगा? आखिरी का एक सवाल, 1 मिनट आपके पास। तो हाँ बंसल जी, साहब, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही रहेगा? क्या इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, क्या इनका कोई मैटर नहीं करेगा? क्या कहीं नहीं देखिए, होंगे? इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, निशंत की पार्टी है, कांडा साहब की पार्टी भी है, विनोद शर्मा की पार्टी है, दुनिया भर की पार्टी है। मेरे माने बाई पोलर पॉलिटिक्स हो गया है। सीधा मुकाबला भाजपा और उसमें होगा, कांग्रेस में। हाँ, इक्का दुक्का सीट जहाँ पे अभी चौला है, या अमित लगा लो, दुष्यंत है, या उसकी फैमिली कोई मेंबर है जो इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट खुद है, मतलब वहां तो अलग बात है। या कोई इंडिपेंडेंट इतना इन्फ्लुएंशियल है जिसकी कास्ट की 25 सारी वोट है, वो ऐसी जैसे हार्डली, मतलब बलरामपुर कि इंडिपेंडेंट है। 10 सीटें हो सकती हैं, ऐसी 10 सीटें। 80 सीटों पर सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और उसमें कांग्रेस का हम्म। मेरा मानना। तो जो जी जी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी 80 सीटों पे कांग्रेस, एक्सपेक्ट करें। कांग्रेस और और बीजेपी। जैसा आपने कहा कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा मुद्दा बन के खड़ा है कि उसको बड़ा मुद्दा है। कैसे हम ट्रांसेंड करें। भाजपा चाहती और है इसको काट के, कास्ट कम्बिनेशन से काट देना, जी, कास्ट जाट कॉम्बिनेशन गैर से जाट का बना। ओबीसी, उनका जाट सबसे गैर बड़ा जाट। वेपन, उनका भाजपा का जो चुनाव में जारी है, कहने को तो अभी अपनी निशाने भी का भी अपनी नीतियों का प्रचार करो, नायब सिंह खेड़े भी कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके पास ऐसा अचीवमेंट नहीं है 9.5 साल की। वो सिर्फ जाट नॉन जाट का ध्रुवीकरण करके ही पावर में करते हैं। दूसरा कि उनको एडवांटेज है, केंद्र में मोदी सरकार बन गई है, तो लोग सोचते हैं ऊपर सरकार इनकी है, नीचे सरकार होगी तो फायदा रहेगा। तो लोकसभा चुनाव में जाट नॉन जाट का तो कार्ड नहीं चला बीजेपी का। तो में नहीं चला, असेंबली में मतलब कि थोड़ा मार्जिनल पॉलिटिक्स होते हैं, मतलब लोकल पॉलिटिक्स वहां के नहीं चलता कारण। है। जी मार्जिनल जी। पॉलिटिक्स होती है, देखा, सीधा सीधा इंटरेस्ट होता है, मतलब ऊपर कोई एमपी बन गया, पीएम बना, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कौन एमएलए बना, कौन मंत्री बना, इसमें हर बंदे का इंटरेस्ट। जी। तो बंसल साहब, आपने हमसे बातचीत की, सभी मुद्दों के बारे में आपने डिटेल में हाँ जी, बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।